हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पंवार। बेटा आज की वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में 2025 में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का जो वेटेज है ना वो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, जो है 9 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चंस भी थोड़े ज्यादा आते हैं, 9 मार्क्स वेटेज है तो, लेकिन ये है कि भाई पढ़ना तो है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर समझेंगे चीजों को, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चंस तो हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कि उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है स्टेट द फॉलोइंग। कोलाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलाज लॉ को आपने स्टेट करना है, यानी कि डिफाइन करना है। तो कोलाज लॉ क्या होता है? देखो, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे है, तो वो क्या होती है? जो आयंस आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वो आयंस इंडिविजुअली उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे? सपोज आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो यहां पे आयंस कौन से बनेंगे? Na+Cl-। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो आयंस है वो फ्रीली मूव करते हैं, तो इसलिए जो सोडियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी है, क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का जो सम होगा वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, दिस इज योर कोलाज लॉ। इसके बाद इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, यूजिंग E0 वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन बिलो, प्रिडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन एंड वाई। देखो मैं आपको बताऊं, यहां पे ना जो वैल्यूज हैं वो शायद लिखी नहीं गई हैं, लेकिन ये समझो आप बात को, जो आयरन का कोरोजन से प्रिवेंट करना है, आयरन को कोरोजन से प्रिवेंट करना है, तो आयरन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यहां रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो मेटल हमने लेना होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन से कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी आंसर देख लेते हैं। मेटल्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन कनेक्टेड विद आयरन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है ना, अब एक्स और वाई की जो वैल्यू यहां पे रहेंगी उनमें देख लेंगे कि आयरन से कम कौन सी वैल्यू, आयरन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वही जो मेटल है उसको कोरोजन से प्रिवेंट कर पाएगा। मेरी बात समझ गए आप लोग, है ना? बात समझ में आ गई ना? जो आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले मेटल की कोटिंग हमने करनी होती है। ठीक है, होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ को क्या करना है? हमने डिफाइन करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां पे है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+ आयन। ठीक है, ये इक्वेशन देख लेंगे। तो क्या होता है फैराडेज फर्स्ट लॉ? सबसे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। देखो इधर, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? द मास ऑफ अ सब्सटेंस deposited at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity that passes through the electrolytic solution। यानी कि जितना अमाउंट आप इलेक्ट्रिसिटी का उस सॉल्यूशन से पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से पास करेंगे, उतना ही अमाउंट आपके सब्सटेंस का किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। इस फॉर्मूले से आप समझ लो। देखो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और Q यहां पे वो चार्ज है, वो इलेक्ट्रिसिटी है
जो हमने उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से पास किया। क्लियर हुई बात? तो ये फॉर्मूला बन जाता है, Q हो जाता है हमारा IT, QIT होता है ना, और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z। क्या क्या होते हैं? तो फॉर्मूला बन गया W इक्वल ZIT। तो Q बेटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, समझ आ गई बात? देखो इधर I करंट हो गया, T टाइम इन सेकेंड्स, कितने टाइम के लिए आपने वो जो I करंट है वो पास किया है, और Z यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद ये आपकी इक्वेशन है, ध्यान से देखो, ये आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? MnO4 माइनस Mn2 प्लस, यहां MnO4 माइनस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का वो +7 होगा, Mn2 प्लस ऑब्वियस ही बात है +2 यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर है, तो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 5 इलेक्ट्रॉन्स का, 7 माइनस 2 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो बेटा इक्वेशन को आप इस तरह से लिख दो, समझ गए? तो यहां पे हमने क्या बताना है? हमने बताना है कि कितने फैराडे की जरूरत है, कितने फैराडे रिक्वायर्ड है। तो बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अगर, तो 1 फैराडे, और अगर 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जरूरत है वहां पे, तो इसका मतलब 5 फैराडे। तो 5 फैराडे यहां पे रिक्वायर्ड होंगे इसके 1 मोल को Mn2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। सुनो, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यू O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, ये क्लोराइड आयन मतलब क्लोरीन और O2 वाले प्रोसेस के लिए है। तो ये कहता है कि भी O2 गैस एनोड पे लिबरेट होनी चाहिए, लेकिन होती कौन सी है? बट इट इज Cl2 गैस विच इज लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाली बात भी है। देखो यहां पे प्रोसेस होता तो ये है, लेकिन होना कौन सा चाहिए? O2 वाला होना चाहिए। O2 वाला क्यों नहीं होता? O2 वाला देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से तो वही होना चाहिए, लेकिन बेटा यहां पे ये वाली जो रिएक्शन होती है ना O2 वाली, ठीक है, ये इसकी जो स्पीड है बहुत कम है, इसका जो रेट है वो बहुत कम है। तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ता है कि हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज कहां से? बाहर से देनी होती है ना। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? आप टर्म पढ़ना केमिस्ट्री में, ओवर वोल्टेज। ये बहुत अच्छी बात बता दी मैंने आपको, ओवर वोल्टेज, यानी कि जो काइनेटिकली रिएक्शन है वो स्लो है, अब इसको ज्यादा वोल्टेज हमें देना पड़ेगा, तो इसलिए वहां पे क्या होता है? रिएक्शन ये वाली हो जाती है। तो O2 ना मिलके हमको क्या मिल जाता है? Cl2 मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क में। कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH डिक्रीजिंग ऑन डायल्यूशन। तो डायल्यूशन पे क्या होगा बेटा? डायल्यूशन पे पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज हो जाते हैं, कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। पढ़ ले एक बार क्या लिखा हुआ है, देखो, कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH डिक्रीजेज ऑन डायल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डायल्यूशन। कौन से आयंस? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, तो वहां पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन अकरिंग इन अ लेड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग इट्स यूज। अब ये रिएक्शन तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, किस तरह से रिएक्शन होती है ये तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक बार लेड स्टोरेज जो बैटरी है वो पढ़नी पड़ेगी, और पढ़ने के बाद ये रिएक्शन है, ये आपकी होती है एनोड पे और ये आपकी होती है कैथोड पे, दोनों को ऐड कर देंगे आप तो सेल रिएक्शन आ जाएगी, जो नेट सेल रिएक्शन है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग 0.01 m K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। 0.01 m Cr3 प्लस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस क्रोमियम आयन, एंड 1 × 10⁻⁻⁴ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, द हाफ सेल रिएक्शन, अब हाफ सेल रिएक्शन गिवन है,
क्या बताना है आपने? आपने बताना है जो हाफ सेल है उसके लिए पोटेंशियल। नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नस्ट इक्वेशन आपको पढ़नी ना पड़े, ठीक है। और बेटा कोई भी बोर्ड एग्जाम का कोई भी किसी भी साल में क्वेश्चन पेपर आ रहा हो, ठीक है ना, वहां पे नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। नोट कर लो, लिख लो आप मेरी बात, ये इस बार भी आ रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, नस्ट इक्वेशन पे इस बार भी क्वेश्चन आ रहा है आपका। ये देखो, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि आपको गिवन है वो है ई नॉट इक्वल्स 1.33 वोल्ट। नस्ट इक्वेशन क्या होती है? इस इक्वेशन के लिए, इस हाफ सेल इक्वेशन के लिए नस्ट इक्वेशन ये बनेगी, तो E इक्वल्स ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। अब यहां पे देखो क्रोमियम आयन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 पावर 2 हो गई, यहां पे ये वाला आयन और ये वाला आयन, समझ गए। अब ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन सी वैल्यू? ई नॉट की वैल्यू। जब ई नॉट की वैल्यू 1.33 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 6 लॉग ऑफ ये सब वैल्यूज रखने के बाद जो ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है वो आती है 0.79 वोल्ट, ठीक है। नस्ट इक्वेशन पढ़ लेना आप, समझ लो। ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन नस्ट इक्वेशन में जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसको समझने के लिए, समझ में आ गया, फिर जरूरत नहीं है, तो नस्ट इक्वेशन आप जरूर पढ़ना बेटा। इसके बाद गिव रीजंस। द pH of aqueous NaCl increases when it is electrolyzed। जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे जो सॉल्यूशन हमारे पास रहता है ना, जैसे जैसे करंट पास करते रहेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पीएच सॉल्यूशन की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? अब वो रिएक्शन देख लो। ये देखो NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो यहां पे बेटा OH आयन मिल रहा हमें। सॉल्यूशन के अंदर OH आयन जितने ज्यादा होंगे पीएच सॉल्यूशन की ज्यादा होगी। तो ये रीजन है, हमें बताना है कि भी जब इलेक्ट्रोलिसिस हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का करते हैं तो OH माइनस यानी कि OH आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से उसकी जो पीएच है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होती है, समझ गए। अनलाइक ड्राई सेल, मरकरी सेल हैज अ कांस्टेंट सेल पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ। अब जो मरकरी सेल में होने वाली रिएक्शन है वो ये है, ठीक है। अब यहां पे इस रिएक्शन में कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब जो आपकी सेल होगी उस सेल में कोई आयन प्रेजेंट नहीं होगा, और जब सेल के अंदर आयन नहीं है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगी। तो जब तक भी आप मरकरी सेल को यूज करेंगे तब तक उसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये रीजन है, क्योंकि यहां पे आयंस नहीं होते तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होती, समझ गए। इसके बाद है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। किसी सेट में क्वेश्चन पूछा गया CH3COOH के लिए, यहां जनरल बना दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, कि डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की वो डिक्रीज क्यों होती है। तो मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं ऑन डाइल्यूशन, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। क्लियर हुई बात? Calculate the cell voltage of the voltaic cell which is set up by joining following half cells at 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा नस्ट इक्वेशन फिर आ गई आपकी, ठीक है। मैंने कहा ना नस्ट इक्वेशन आप पढ़ लो एक बार अच्छे से, यहां इस क्वेश्चन को देख लो। तो नस्ट इक्वेशन देखो, ये वाली हमारी है सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ई नॉट सेल यहां निकाल लिया, देखो आप, ठीक है। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड हमारा ये वाला है, एनोड हमारा ये वाला है। 1.41 वोल्ट आ गया ये देखो ई नॉट जो आ गया, ई नॉट सेल। इसके बाद नस्ट इक्वेशन यहां से लिखना शुरू कर रहा है, देखो ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ ये Al3 प्लस है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, पावर 2 होगी, डिवाइडेड बाई Ni2 प्लस पावर 3, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू सब गिवन है, ये देखो, ठीक है। ध्यान से देखो,
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां देख लो आप, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। तो बेटा ये log ऑफ 10⁻⁻3 आ गया ओवरऑल, समझ गए? 10⁻⁻6 ये बनेगा, 10⁻⁻3 ये रहेगा, ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻3 आ गया। तो ये 10⁻⁻3 है, -3 को इधर लाओगे पॉजिटिव साइन हो गया, और log 10 कितना हो गया 1। तो ये बना आपका, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 3 के इक्वल आ गई। जब इसको सॉल्व करके आप लेके आओगे तो ई सेल जो बनेगा वो 1.439 वोल्ट बनेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ये मैथमेटिकल पार्ट है। लेकिन केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो है आपकी नस्ट इक्वेशन। ठीक है ना, इसमें जो आपके प्रोडक्ट साइड आयंस होते हैं उनको ऊपर लेते हैं आप, और जो रिएक्टेंट साइड आयंस होते हैं उनको आप नीचे लेते हैं। आयंस लेना है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है। आगे देखो, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग केसी ऑफ द रिएक्शन। यहां भी नस्ट इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इक्वेशन ये है, जो सेल रिएक्शन है आपकी वो ये है, देखो। ठीक, क्रोमियम +3 CD 2 प्लस 2 Cr3 प्लस 3 CD। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे गिवन है, और ये वैल्यूज आपकी R और F की हैं। ये तो याद भी रख लेना, क्वेश्चन पेपर में नहीं दी हो तो। ठीक है, ये देखो, अब यहां पे E नॉट सेल हमने निकालना है। E नॉट सेल कैसे निकालेंगे? वही E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड निकाला। निकालने के बाद जो E नॉट सेल आया वो आ गया ये। ठीक है बेटा, उसके बाद डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना आपने। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है ये देखो, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स -NF E नॉट सेल। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे नस्ट इक्वेशन याद करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -196.86 आती है, नेगेटिव वैल्यू आएगी, वैल्यू नेगेटिव आती है डेल्टा जी नॉट की। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। आगे क्या पूछा? लॉग केसी भी बता दो भाई। तो लॉग केसी भी देख लो। लॉग केसी के लिए फॉर्मूला ये है, लॉग केसी का मतलब है कि जो आपकी रिएक्शन, आपका जो सेल का प्रोसेस है वो किस में आ गया? वो इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया वहां पे। तो लॉग केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो केसी, ई नॉट सेल इक्वल 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग केसी। जो नस्ट इक्वेशन में जो इधर पूरा पोर्शन होता है ना वो केसी के इक्वल हो जाता है। तो लॉग केसी इक्वल्स, ये देख लो। ठीक है, ये कैसे लिया मैंने? n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, लॉग केसी आ गया 34.51। केसी निकालना है तो एंटी लॉग ऑफ 34.51, ये आपका आ गया केसी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान से देख लो आप, आगे बात समझ में। ये केसी जो निकाला एंटी लॉग लिया है ना, एंटी लॉग की वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख ली है, जो पॉइंट से पहले होता है वो पावर में चला जाता है। 0.51 का एंटी लॉग निकालना है। वैसे वहां पे ना वैल्यू दे देगा आपको, क्वेश्चन पेपर में वैल्यू आजकल लॉग और एंटी लॉग की देने लगा। समझ आई बात क्वेश्चंस की बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। डिफाइन फ्यूल सेल, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल। तो फ्यूल सेल कौन सी होती है भाई? फ्यूल सेल होती है, a fuel cell is an energy conversion device that produces electrical energy by combining a fuel। और फ्यूल कौन से होते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सुना होगा आपने। तो एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीडेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन हमने लिया। ठीक है, तो यहां पे जो हमने करंट है वो रेगुलरली मिलता है। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअसली मिलता है। अब इसके लिए एग्जांपल है, यहां से तो क्वेश्चन बेटा पूछा ही जाता है ये। अब इसमें क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले, लेकिन यहां से पूछेगा जरूर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2025 में। एडवांटेजेस क्या है? देखो, दे प्रोड्यूस एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली, ये फायदा है, ये एडवांटेज। दे आर पॉल्यूशन फ्री सेल, यहां पे पॉल्यूशन होने का कोई मतलब नहीं है। दे आर मोर एफिशिएंट, अब इनकी एफिशिएंसी अप टू 70% तक होती है, जबकि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं हमारे, उनकी जो एफिशिएंसी 40% तक होती है। तो ये मोर एफिशिएंट है, इसलिए जो फ्यूल सेल है
उनके ये एडवांटेजेस हैं, ये फायदे हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। The resistance of a conductivity cell containing 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1000 ohm. 1000 है। What is the cell constant if conductivity of 0.001 m KCl solutions at 298 Kelvin is 0.125 into 10 to the power minus 3 Simon centimeter inverse? ठीक है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटा? रेजिस्टेंस गिवन है आपका 1000 ओम। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.001 एम। कंडक्टिविटी जो कप्पा होता है 0.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट निकाल लो आप। देखो ये तो पूछा आपसे, तो सेल कांस्टेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला है कप्पा इंटू आर। आर रेजिस्टेंस, तो कप्पा कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस गिवन है, तो ये देखो सीधे सीधे फॉर्मूले में आपने सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज, और सेल कांस्टेंट यहाँ पे 0.125 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। साइमन तो यूनिट उसमें आता है कंडक्टिविटी में, कप्पा में। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, कैलकुलेट द Mg2 प्लस Mg पोटेंशियल फॉर फॉलोइंग हाफ सेल। देखो नस्ट इक्वेशन कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन आपको पढ़नी ही है, यहां से 2-3 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका जरूर आता नस्ट इक्वेशन से। समझ गए? तो देखो Mg2 प्लस ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये E0 4 मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड 2.36 वोल्ट हो गया, और लॉग 10 की वैल्यू मैंने कहा ना, लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू जनरली अब देता है। पहले लॉग टेबल मिलती थी, अभी लॉग टेबल नहीं मिलती एग्जाम में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये E0 गिवन है, तो यहां पे ये हो गई आपकी हाफ सेल रिएक्शन। नस्ट इक्वेशन लगा दो आप, नस्ट इक्वेशन जब अप्लाई करोगे तो ये हो गया E इक्वल्स E0 माइनस, ये सेल के लिए नहीं है, हाफ सेल के लिए जो यहां पे है, तो E इक्वल्स E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ 1 ओवर Mg2 प्लस, ये वाला। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2.36 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लॉग ऑफ 1 ओवर 10 टू द पावर माइनस 4। ये देखो मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्व करते जाएंगे 10 टू द पावर माइनस 4 को ऊपर लेके आएंगे, 10 टू द पावर 4 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4 log 10, 4 log 10, log 10 की वैल्यू 1 देखो गिवन भी और पता भी होनी चाहिए, है ना। 4 आ गया। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई पे ये आ गया, और 2.36 से 0.1182 को माइनस करेंगे तो E0 E जो है Mg2 प्लस Mg के लिए यानी कि Mg इलेक्ट्रोड के लिए वो 2.24 वोल्ट आ गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन का इंपॉर्टेंस समझ गए आप चैप्टर के अंदर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। अब देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, इसको भी समझना ध्यान से। देखो आप, देखो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे ना रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस, समझो आप बात को। जैसे रेजिस्टेंस जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सपोज ये हमारे पास मेटालिक कोई भी मेटल है, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर हम इसका बढ़ाते हैं, ध्यान समझना बात को, तो यहां पे जो मेटल आयंस होंगे ना, उनका वो स्पीडली वाइब्रेट करेंगे, स्पीडली वाइब्रेट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है यहां पे, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, वहां पे एक तरह से हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो आपका रेजिस्टेंस है ना मेटल का, वो इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। देखो यहां पे लिखा हुआ, पढ़ लो एक बार, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज द मेटल आयंस इनसाइड अ मेटेलिक कंडक्टर टू वाइब्रेट मोर फोर्सफुली। समझ गया ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो मेटल आयंस है वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतना स्पीड से नहीं हो पाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल है
आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भाई पूछे गए हैं, मैंने अपने पास से नहीं बताया, ये 2025 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।